गर्मी में एक एसी वाला मायका वर्सेस 150 एसी वाला ससुराल। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे, अभी मुझे चप्पल पहनने दो। माँ छत बहुत गर्म है, माँ छोड़ दो, माँ मुझे छोड़ दो छोड़ दो। सुधा जी जानवी को सीढ़ियां घसीटते हुए सीढ़ियों में नंगे पैरी ऊपर लेकर जा रही हैं। जानवी के हाथों में कपड़े की बाल्टी है, वो गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन सुधा जी उसे छत पर ले जाकर एकदम से धक्का मार देती हैं। अब तेरी सजा यही है, अब तू यहीं रहेगी, 2 घंटे तक यहीं पर खड़ी रहेगी और इस गर्मी में बिना चप्पलों के, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, यहाँ बहुत गर्मी है, छत पर भी रहा नहीं जा रहा, माँ प्लीज। चुप कर, आज तू यहीं धूप में सिकेगी, तेरा पापड़ बनेगा, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। सुधा जी छत का दरवाजा बंद करके नीचे चली आती है। जानवी दरवाजा पीट रही है। माँ प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे नीचे आने दो, मेरे पैर चल रहे हैं। माँ सुनो ना, माँ सुनो ना। सुधा जी जानवी की बात नहीं सुनती। वो 2 घंटे तक धूप में खड़ी रहती है और 2 घंटे बाद घर की नौकरानी रानी दरवाजा खोलती है और जानवी घबराती हुई नीचे आती है। पसीना बह रहा है। भगवान, इस बार की गर्मी ने तो फैसला कर लिया है कि मुझे मारना ही है। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, मैं तो इतना परेशान हो चुकी हूँ, मेरे लिए चप्पल भी नहीं मंगवा सकते। जैसे ही जानवी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है, तभी सुधा जी कमरे से उसे आवाज लगाती हैं। अरे ओ करमजली, इधर आ, तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी तेज गर्मी हो रही है, तुझे सुबह से बोला हुआ था कि हमारे लिए कुछ रूह अफ़ज़ा वगैरह बना दे, ठंडा ठंडा, इसलिए तुझे बुलाया था ना नीचे। कहाँ मरती रहती है पता नहीं। तेरी की, मुझे इसकी सजा मिली है कि मैंने इनके लिए ठंडा पानी नहीं बनाया और मुझे धूप में खड़ा होना पड़ा। माँ अभी बनाकर लाई। जानवी लड़खड़ाती हुई घबराकर रसोई में रूह अफ़ज़ा बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो एक ट्रे में रूह अफ़ज़ा का गिलास लेकर एसी वाले कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही जानवी कमरे में घुसने लगती है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे के अंदर आने की? खड़ी हो जा बाहर, तेरी औकात नहीं है बिना पूछे इस एसी वाले कमरे में घुसने की। लेकिन माँ, मैं बस ये शरबत देने आई थी। चुप कर और निकल यहाँ से। प्रिया, जाकर इससे शरबत लेकर आ। प्रिया जानवी से शरबत की ट्रे लेती है और सुधा जी जानवी को एक बॉल खींचकर मारती हैं। प्रिया उसको धक्का मारकर रूम से बाहर निकाल देती है। अरे माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर बैठने दो ना, मैं सुबह से काम कर रही हूँ और गर्मी की वजह से मेरा जी घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ प्लीज मुझे थोड़ी देर एसी में बैठने दो। एसी की हवा खाने की तेरी औकात है? पता नहीं कौन सी लवारिस का खून है या कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है, हमें तो पता नहीं है तेरा खून किसका है। अगर अम्मा जी तुझे मंदिर से उठाकर ना लाई होती तो आज तू हमारी जान का कांटा ना बनती। तू पता नहीं कहाँ से आ गई और हमें कब इससे छुटकारा मिलेगा। हाँ चुड़ैल, तू तो बस बोझ है घर पर, ऊपर से महाराज एसी में बैठने का सपना देख रही है। माँ प्लीज, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं चक्कर खा रही हूँ, थोड़ी देर भी नहीं बैठने दोगी? चुप कर और जा बाहर, तेरी सजा भी खत्म नहीं हुई है। जानवी दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी रो रही है। शाम को जानवी को किचन में खाना बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जानवी चूल्हे के सामने खड़ी होकर रोटियां और सब्जी बना रही हो। इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर खाना बनाना, मेरे हाथ चल रहे हैं, पैर भी दर्द कर रहे हैं, कितना और सहना पड़ेगा। काश दादी जिंदा होती या मेरे मम्मी पापा यहाँ होते। जानवी रोते रोते खाना बनाती है। खाना बन जाने के बाद सुधा जी, रमेश, आर्यन और प्रिया सब खाना खाते हैं। सब लोग खाना खाकर अपने एक एसी वाले कमरे में सो जाते हैं। जानवी अकेले किचन में बर्तन धोती रहती है। उसके बाद वो थक कर अपने छोटे से कमरे में जाती है जिसमें ना तो एसी है और ना ही अच्छा पंखा। आखिरकार थोड़ी देर आराम कर पाऊंगी। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार, अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। जानवी लेटने की तैयारी करती है, तभी उसके पिता रमेश कमरे के बाहर आते हैं। अरे महारानी हो रही है क्या? कलेक्टर बन रही है? पंखा चला रही है? बिजली का बिल कौन भरेगा, तेरा बाप या तेरी माँ? रमेश अंदर आकर पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं और कमरे की लाइट भी बंद कर देते हैं। पापा
पंखा मत बंद करो, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, बिना पंखे के कैसे सो पाऊंगी? मैं तो गर्मी से घुट रही हूँ। हमें नहीं पता तू कैसे सो पाएगी। हम तेरा खर्चा उठाने के लिए थोड़े ना यहाँ बैठे हैं मनहूस कहीं की। पैदा होते ही माँ बाप मंदिर में छोड़ गए और फिर हमारी छाती पर मूंग डलने आ गई। पापा प्लीज, सिर्फ एक रात के लिए, मैं बहुत थक गई हूँ, गर्मी में सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। हाँ, अम्मा जी का पुराना कमरा मिला हुआ है ना, लगी है, वरना तेरी औकात इस कमरे में रहने की भी नहीं है। अब ज्यादा नखरे मत कर। पंखा बंद कर दिया है, चालू करने की हिम्मत मत करना। अगर चालू किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? रमेश जानवी को चेतावनी देकर चले जाते हैं और अपने एक एसी वाले कमरे में सो जाते हैं। इतनी गर्मी में बिना पंखे के कैसे सोऊंगी? जानवी पसीने से तरबतर होकर करवटें बदल रही है। गर्मी इतनी है कि नींद नहीं आ रही है। कुछ देर बाद वो चुपचाप उठती है और छत पर चली जाती है। यहाँ थोड़ी राहत मिल रही है, नीचे तो जैसे भट्टी है। अगले दिन भरी दोपहरी में फिर वही सिलसिला शुरू होता है। जानवी, सब्जी मंडी से ताजी सब्जियां ले आ। माँ, बाहर धूप कितनी तेज है, पैर जल रहे हैं, क्या जरूरी है अभी भेजना? ज्यादा जुबान मत चला, और अब तू बिना चप्पलों के जाएगी। जानवी बिना चप्पलों के भरी दोपहरी में सब्जी मंडी चली जाती है। लौटते समय उसके पैर जल रहे हैं और चेहरा लाल हो गया है। वो फ्रिज से बोतल निकाल रही होती है। माँ, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा ठंडा पानी पीने के लिए दे दो ना। मैं सब्जी ले आई थी, बहुत गर्मी थी, पानी पीने के लिए दे दो मुझे। हाँ हाँ, तू महारानी है ना, जो ठंडा ठंडा पानी पिएगी। जा, टंकी का पानी पी ले। मजबूरी में जानवी टंकी का गर्म पानी पीती है। उसके बाद खाना बनाने रसोई में जाती है और जैसे ही खाना खाने बैठती है। ओ महारानी, कपड़े सुखाने तेरा बाप आएगा क्या? जा पहले छत पर कपड़े सुखा कर आ, और हाँ, बिना चप्पल के ही जा, सीढ़ियाँ गंदी नहीं होनी चाहिए। जानवी बिना चप्पलों के छत पर कपड़े सुखाने जाती है और आकर खाना खाने बैठती है। माँ, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। ये ले रोटी और नमक खा ले, सब्जी और दाल कल खाना, तेरी औकात नहीं है इतनी। सिर्फ रोटी? हाँ, वरना मोटी हो जाएगी। गर्मी में हल्का खाना अच्छा होता है। जानवी चुपचाप रोटी और नमक खाती है। भरी दोपहरी में सब्जी मंडी भेजना, बिना चप्पल के छत पर कपड़े सुखाने भेजना, खाने में सिर्फ रोटी नमक देना, ठंडा पानी न देना, पंखा बंद करके अंधेरे कमरे में सोने को मजबूर करना, जैसे टॉर्चर उस पर किया जाता है। एक दिन दोपहर में जानवी मंदिर चली जाती है। वो देवी माता की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। देवी माता, मुझे पता नहीं मेरे माँ बाप कौन है। दादी मुझे छोड़कर चली गई, आप भी मुझे क्यों नहीं उठा लेती? मैं यहाँ रोज गर्मी में जल रही हूँ, कोई मेरी परवाह नहीं करता, प्लीज मुझे ले लो। तभी पीछे से पंडित विष्णु शास्त्री आते हैं और जानवी को रोता देखकर बोलते हैं, अरे बेटिया, ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसे मरने की बात नहीं करते बेटा। तेरी दादी मरने से पहले मुझे तेरी जिम्मेदारी सौंप कर गई थी। अब तू चिंता मत कर, तेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा है, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी, मुझे यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, गर्मी में सांस नहीं ले पा रही हूँ, ये लोग मेरा जीना मुहाल कर रहे हैं। बस थोड़ा और सब्र कर ले, घर जा, मैं सब संभाल लूंगा। जानवी घर लौट आती है। कुछ दिनों बाद पंडित जी जानवी के घर आते हैं। सुधा जी सुनिए, मैं जानवी के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। परिवार साधारण सा है, शादी करवा दे तो इसकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पंडित जी, हम कुछ नहीं दे पाएंगे दहेज में, और शादी में भी जाने का झंझट हम क्यों उठाएं? हम इस अनाथ के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारी हालत आप जानते ही हैं, और हमारे खुद के 2 बच्चे हैं। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने उन परिवार वालों से बात कर ली है, वो समझदार हैं। आप लोगों को आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही सारी चीजें संभाल लूंगा और शादी करवा दूंगा। ठीक है पंडित जी, वैसे भी हमें इससे छुटकारा चाहिए, आप जो ठीक समझे कर लीजिए। हाँ, आप ही सब देख लीजिए। पंडित जी घर से बाहर निकलते हैं। वो अकेले में सोच रहे होते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने उन लोगों के सामने साधारण परिवार बताया। अगर उन्हें पता चल जाता कि मेहता परिवार बहुत अमीर है और उनके घर में 150 एसी लगे हैं तो ये लोग नहीं मानते। शांति देवी ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। जानवी की जिंदगी तो बच जाएगी इस नरक से।
पंडित विष्णु शास्त्री ने जानवी का रिश्ता एक बहुत बड़े और अमीर खानदान में पक्का कर दिया था। उनके विशाल बंगले में कुल 150 एसी लगे हुए थे। शादी से 2 दिन पहले पंडित जी जानवी को बस में बिठाकर मेहता परिवार के शहर ले जा रहे हैं। पंडित जी, क्या होगा अगर वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? बिटिया बिल्कुल चिंता मत कर, वो लोग बहुत अच्छे और संस्कारी हैं। उन्हें एक सुशील सादगी भरी लड़की चाहिए थी। पंडित विष्णु शास्त्री जानवी को लेकर मेहता परिवार के भव्य बंगले पर पहुंचते हैं। जानवी और विक्रम मेहता का रिश्ता पक्का हो जाता है। परिवार में शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से शुरू हो जाती हैं। आज जानवी का हल्दी का फंक्शन है। पूरा हॉल फूलों से सजाया गया है। जानवी को एक बेहद खूबसूरत पीली हल्दी वाली ड्रेस दी गई है। मंजुला और कमला जी खुद जानवी के हाथों, पैरों और चेहरे पर हल्दी लगा रही होती हैं। बेटा जानवी, आज से तू हमारे घर की बहू और बेटी दोनों है। मेरी पोती जैसी है तू, बहुत प्यारी लग रही है। शाम को मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है। जानवी के दोनों हाथों और पैरों में डिजाइनर मेहंदी लगाई जा रही है। भाभी, आपके हाथ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इतनी सुंदर मेहंदी मेरे मायके में तो कभी ऐसी मेहंदी भी नहीं लगी। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। जानवी और विक्रम के साथ 7 फेरे होते हैं और विदा होकर जानवी ससुराल आती है। अरे वाह, इतना ठंडा, पूरा घर बर्फ जैसा लग रहा है। वाह, मैं तो मायके में पंखे की एक हवा के लिए तरसती थी। यहाँ तो हर कमरे में एसी चल रहा है। इतनी ठंडक, मुझे लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। तभी सिमरन तेजी से आती है। अरे भाभी, 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 चलो भैया के कमरे में चलते हैं। मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। सिमरन जानवी का हाथ पकड़कर उसे ऊपरी मंजिल पर ले जाती है। कमरा बहुत बड़ा है और शानदार है। बीच में सेंट्रल एसी लगा हुआ है। कमरा फूलों और हल्की खुशबू से महक रहा है। भाभी, आप यहाँ बैठो, भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे। जानवी बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद 2 नौकर ट्रॉली लेकर कमरे में आते हैं। ट्रॉली में तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स, ताजे फल, जूस, शरबत और ठंडी चीजें सजी हुई होती हैं। भाभी, शादी में बहुत थकान हो गई होगी ना, कुछ खा लो, भूख लग रही होगी। नहीं नहीं सिमरन, मुझे भूख नहीं लग रही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ठंडा 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 सा लग रहा है। तभी सास मंजुला कमरे में आती है। वो जानवी के पास बैठ जाती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। बेटा, पंडित जी ने हमें सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे मायके में तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, कितनी गर्मी में जलना पड़ा, सब पता है हमें। जानवी की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। वो सिर झुका लेती है। बेटा, तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये परिवार अब तुम्हारा मायका भी है और ससुराल भी। यहाँ कोई तुम्हें गर्मी नहीं सताएगी। रात को जब जानवी अकेले अपने बेडरूम में होती है तो वो पंडित जी को फोन लगाती है। पंडित जी, आपने तो कहा था परिवार साधारण सा है, लेकिन यहाँ तो हर तरफ एसी है। पूरा घर बहुत बड़ा है, अमीर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बिटिया, मैंने तेरे मायके वालों को जानबूझकर साधारण बताया था ताकि वो ज्यादा दहेज या शर्तें न रखे। असल में मेहता परिवार बहुत अमीर और सम्मानित है और तेरी दादी शांति देवी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो चाहती थी कि तू अच्छे और सुखी घर में जाए। अब तो खुश रहना। वो गर्मी का नरक तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो गया। थैंक यू पंडित जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं आज बहुत खुश हूँ। जानवी फोन रखकर थकान की वजह से जल्दी सो जाती है। ठंडे एसी वाले कमरे में पहली बार उसे बिना पसीने के आराम से नींद आती है। अगले दिन सुबह जानवी उठकर फ्रेश होती है और किचन की तरफ जाती है। अरे, यहाँ किचन में भी एसी लगा हुआ है। तभी पीछे से नंद सिमरन आती है और हंसते हुए कहती है, हाँ भाभी, हमारे पूरे घर में कुल 150 एसी लगे हुए हैं। आप देख रही है ना, ये 5 मंजिला बंगला है। हर मंजिला पर अलग अलग एसी है। सीढ़ियों में भी, बालकनी में भी, गार्डन में भी एसी की व्यवस्था है। ऊपर छत पर हमने टीन शेड लगवाया हुआ है, वहाँ भी एसी लगवाया है ताकि गर्मी में छत पर बैठने में भी ठंडक रहे। जानवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरानी से चारों तरफ देख रही है। यहाँ तो बहुत बड़ा एसी लगा है। किचन में भी एसी है, जिससे खाना बनाते समय भी गर्मी नहीं लगती। हमारे बाथरूम में भी फुल एसी सिस्टम है। सुबह जब आप नहाने गई थी तब भी आपको ठंडा ठंडा लग रहा था ना, वो इसी वजह से था। इतने सारे एसी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि किसी के घर में इतनी ठंडक होती है। मेरे मायके में तो पूरे घर में एक ही एसी था, जिसकी हवा भी मुझे नहीं कभी मिली। तभी सास मंजुला और ससुर अजय किचन में आ जाते हैं। बेटा जानवी, तुम रसोई का काम मत करो, हमारे पास पूरा स्टाफ है। तुम बस रोज एक बार मेन्यू बता देना कि क्या क्या बनवाना है, बाकी सब स्टाफ बना देगा।
अब तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटी, तुम आराम करो, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम हमारे घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। तुम बस घूमो, आराम करो और अपनी नई जिंदगी का मजा लो। कुछ देर बाद पड़ोस की कुछ महिलाएं शगुन लेकर आती हैं। शगुन की रस्म के बाद सिमरन जानवी को पूरे घर पर घुमाने ले जाती है। वो दोनों बंगले के हर कोने में जाती हैं। इतना बड़ा घर और हर जगह एसी, मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी होटल में रह रही हूँ। भाभी, अब ये आपका घर है, जितना मन करे घूमो। गर्मी में तो हम छत पर भी बैठकर चाय पीते हैं, वहाँ भी एसी चलता है। शाम होते होते सास मंजुला जानवी के कमरे में जाती है। उनके हाथ में एक बहुत सुंदर और महंगा व्हाइट कलर का बटरफ्लाई गाउन है। गाउन सॉफ्ट, फ्लोई और एम्ब्रॉयडरी वाला है, जिसमें हल्के गोल्डन वर्क और सीक्वेंस की चमक है। बेटा जानवी, ये लो, आज शाम को तुम्हें ये गाउन पहनना है, हम पार्टी में जाएंगे। तुम आराम से ये पहनकर तैयार हो जाओ। जानवी गाउन देखकर हैरान रह जाती है। मम्मी जी, ये बहुत सुंदर है, मैंने कभी ऐसा गाउन नहीं पहना। आज पहन कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विक्रम को भी बहुत पसंद आएगा। तैयार होकर नीचे आना, हम सब गार्डन में बैठ रहे हैं। मंजुला कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब जानवी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है, उसके बाल खुले हैं और हल्का मेकअप किया है। वाह, इतना सुंदर गाउन, मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन बन गई हूँ। जानवी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे गार्डन की तरफ जाती है। जैसे वो गार्डन में पहुंचती है, पूरा परिवार उसे देखकर मुस्कुरा उठता है। वाह भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये गाउन आपको परफेक्ट सूट कर रहा है। मेरी बहू तो राजकुमारी जैसी लग रही है आज। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जानवी शर्मा रही थी। वो गार्डन में बने सुंदर सोफे पर धीरे से बैठ गई। कितना फर्क है ना, एक तरफ एक एसी वाला मायका जहाँ गर्मी में सांस लेना भी मुश्किल था, दूसरी तरफ 150 एसी वाला ससुराल। सच में मैं बहुत लकी हूँ। तभी विक्रम गार्डन में आ जाता है। अरे वाह जानवी, ये गाउन तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। भैया, भाभी, मम्मी पापा आपको हनीमून के लिए बाली भेज रहे हैं। रेडी हो जाओ, अगले हफ्ते आपको जाना है। क्या, बाली? अरे वाह, क्या बात है, मजा आ जाएगा। शादी के कुछ दिनों बाद विक्रम जानवी को फ्लाइट से हनीमून पर बाली के पहाड़ों ले गया। दोनों घूमने फिरने के लिए निकल पड़े। विक्रम, देखो कितनी सुंदर नदी है, पानी कितना साफ और ठंडा है। पसंद आ रही है? तो तैयार हो जाओ, आज हम राफ्टिंग करने वाले हैं। राफ्टिंग? मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन चलो, मैं पहली बार ट्राई करूंगी। दोनों ने व्हाइट वाटर राफ्टिंग की। ठंडे पानी की तेज धार में राफ्ट ऊपर नीचे हो रहा था। जानवी चीख रही थी और हंस भी रही थी। विक्रम, ये बहुत मजेदार है, लेकिन डर भी लग रहा है। पानी कितना तेज है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंजॉय करो। वाह, कितना मजा आया, मैं पूरी भीग गई, लेकिन ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम का है। अगले दिन दोनों बंजी जंपिंग करने गए। अब बारी है बंजी जंपिंग की, तैयार हो ना? विक्रम, इतनी ऊंचाई, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। क्या मैं कर पाऊंगी? तुम कर सकती हो जानवी, मैं पहले जंप करूंगा, फिर तुम आना, ट्रस्ट मी। विक्रम पहले जंप कर लेता है, फिर जानवी भी हिम्मत करके जंप कर देती है। विक्रम, वाह विक्रम, मैंने कर लिया। कितना डर था, कितना मजा आया, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। पहली बार इतनी एडवेंचर वाली चीज की है। थैंक यू विक्रम। तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हारी ये खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हनीमून के दौरान दोनों ने और भी एडवेंचर एक्टिविटीज की और तरह तरह के गेम्स खेले। हनीमून से वापस आने के बाद दोनों बहुत सारे खूबसूरत गिफ्ट्स लेकर आए थे। मम्मी जी, ये आपके लिए। सिमरन, ये तुम्हारे लिए। पापा जी, ये आपके लिए वॉच। दादी जी, आपके लिए शॉल। वाह भाभी, इतने सारे गिफ्ट, थैंक यू। बेटा, तुम्हें इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं थी। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। अरे बेटा, तू इतनी कमजोर हो गई है, हमने तो सोचा कि हनीमून से मोटी ताजी होकर आएगी। लगता है तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया है, लेकिन खाना पीना ठीक से नहीं खाया है। नहीं मम्मी जी, हमने बहुत एंजॉय किया। मंजुला तुरंत केसर वाला दूध बनाकर लाती है और जानवी को पिलाती है। रात को जानवी अपने कमरे में आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह जानवी की नींद देर से खुलती है। वो घबरा कर उठती है और जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे जाती है। मम्मी जी, मुझे बहुत देर हो गई है, सॉरी। अरे बेटा, कोई टेंशन नहीं है,
आज के जमाने में कौन इतनी सुबह उठता है और इतनी गर्मी में कौन साड़ी पहनता है। रुको तुम। मंजुला अपनी बेटी सिमरन को बुलाती है। सिमरन, आज तुम अपनी भाभी को शॉपिंग करा कर ले आओ। जानवी को नए कपड़े, गाउन, एथनिक वियर और जो भी चाहिए सब खरीद लाना। हाँ मम्मी, चलो भाभी, आज हम दोनों खूब शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग मॉल में सिमरन जानवी को बहुत सारे कपड़े खरीद कर देती है। वो सिंपल और सुंदर सूट, कोट स्टाइल छोटे छोटे टॉप्स, सभ्यता वाली कुर्तियां और हल्के कॉटन के सूट सिलवाती है। जानवी को हल्के, आरामदायक और गर्मी में पहनने वाले कपड़े खरीदे जाते हैं। भाभी, ये वाले कॉटन के सूट गर्मी में बहुत अच्छे लगेंगे। ये कोट स्टाइल टॉप्स भी ट्रेंडी है। इतने सुंदर कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे सपना देख रही हूँ। भाभी, अब ये सब तुम्हारा है, जितना मन है खरीदो। शॉपिंग के दौरान जानवी की नजर एक आइसक्रीम पार्लर पर पड़ती है। वो थोड़ी देर तक आइसक्रीम देखती रहती है। क्या भाभी, तुम्हारा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का? अरे कोई बात नहीं, खाएंगे, लेकिन ये वाली मार्केट वाली नहीं खाएंगे। घर चलकर हमारी स्पेशल शुगर फ्री आइसक्रीम खाएंगे। शाम को दोनों शॉपिंग करके घर लौट आते हैं। बहुत सारे बैग्स लेकर थकी हुई जानवी को देखकर मंजुला कहती है, बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो। अगर चक्कर आ रहा है तो या थकान लग रही है तो ज्यादा आराम करो, जाकर लेट जाओ। जानवी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। उसी समय दादी सास कमला किचन में अपनी स्पेशल शुगर फ्री आइसक्रीम बनाकर जानवी के कमरे में आई। बेटा जानवी उठो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल शुगर फ्री आइसक्रीम बनाई है। दादी जी, आपने मेरे लिए आइसक्रीम बनाई शुगर फ्री? हाँ बेटा, मुझे सिमरन ने बताया था तुम्हें आइसक्रीम खानी थी ना, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए शुगर फ्री आइसक्रीम बनाई है। खा लो, ठंडी ठंडी है। वाह दादी जी, कितनी स्वादिष्ट है, अब बहुत अच्छी है। जानवी आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद घर में बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आता है। पूरा परिवार खुशी से जश्न मना रहा है, लेकिन जानवी अचानक भावुक हो जाती है। वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। पता नहीं मेरे असली माँ बाप कौन है। दादी मुझे छोड़कर चली गई। तभी सास मंजुला और दादी सास कमला वहां आ जाती हैं। वो जानवी को रोता देखकर उसके पास बैठ जाती हैं। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मम्मी जी, आज अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मेरा बर्थडे भी मनाते, लेकिन मुझे अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे मेरी बच्ची, अब रो मत। आज से हम ही तेरे माँ बाप हैं। ये पूरा परिवार तुम्हारा है। जानवी उदास होकर रोते रोते सो जाती है और तभी उसका परिवार ने चुपके से प्लान बनाता है कि जानवी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देंगे। हम लोग भाभी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देंगे, लेकिन उसके लिए भाभी को घर से बाहर जाना होगा। लेकिन कैसे? हम उसे कहाँ जाने के लिए कह सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मैं उसको धुरंधर 2 मूवी दिखाने ले जाता हूँ। वो पिक्चर 4 घंटे की है, तब तक आप लोग तैयारी कर पाएंगे। बहुत अच्छे। ठीक है, मैं जन्मदिन की तैयारी करवाता हूँ, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। विक्रम जानवी को अपने साथ धुरंधर 2 दिखाने के लिए ले जाता है और वहीं से वो उसे एक मॉल ले जाता है। विक्रम, हम मॉल क्यों आए हैं? अरे बस थोड़ी शॉपिंग करनी है। मॉल में विक्रम ने जानवी को एक बहुत सुंदर पर्पल कलर का रॉयल गाउन दिलवाया, जिसका लुक प्रिंसेस जैसा था। साथ में उसने डायमंड की नेकलेस, इयररिंग्स और ब्रेसलेट भी दिलवाई। फिर विक्रम ने जानवी को एक हाई एंड सैलून में ले जाकर उसके बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बनवाया। विक्रम, ये सब क्यों? मैं इतनी तैयार क्यों हो रही हूँ? क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी है। विक्रम जानवी को तैयार करके घर ले आया। विक्रम जानवी को अंदर ले जाने के बजाय उसे सीधे एक खास स्लाइडर एंट्री पर बिठा दिया गया। जैसे ही जानवी स्लाइडर पर चली, लाइट्स जल उठी और फूलों की बारिश हो गई। वो बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी और घर के अंदर जाते ही सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे जानवी! अरे वाह, देखो तो सही, हमारी बहू बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। इतनी सुंदर, इतनी सुशील। आज की एंट्री तो ऐसी है जैसे कोई प्रिंसेस घर को आ रही हो। हाँ बेटा, तुम तो सच में राजकुमारी जैसी लग रही हो। हमारी जानवी किसी से कम नहीं है। जानवी स्लाइडर से नीचे उतरी। विक्रम ने आगे बढ़कर उसे डायमंड की खूबसूरत रिंग पहनाई। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी महंगे गिफ्ट दिए। पूरे हॉल को बैंगनी और गोल्डन थीम से खूबसूरती से सजाया गया था। बीच में 7 लेयर का बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। पूरे घर में मेहमान भरे हुए थे। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, अब से तुम्हारा हर बर्थडे इसी तरह मनाया जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप सबने इतना कुछ किया। थैंक यू विक्रम, थैंक यू सबको। आज मैं बहुत खुश हूँ। उस रात जानवी को बिल्कुल राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट मिला।
फिर 7 लेयर का केक काटा गया। जानवी ने सबसे पहले दादी सास और सास को केक खिलाया, लेकिन कुछ देर बाद पार्टी के दौरान जानवी को अचानक चक्कर आने लगे। वो लड़खड़ा गई। विक्रम, मुझे चक्कर आ रहे हैं। विक्रम तुरंत उसे संभाल लिया। पूरा परिवार हड़बड़ा गया। अरे क्या हो गया बेटा? जानवी बेटा बैठो, पानी लाओ जल्दी। पूरा परिवार एकदम हड़बड़ा गया। विक्रम ने तुरंत जानवी को गोद में उठाया और सीधे उसके कमरे में ले गया। डॉक्टर को फटाफट बुला लिया गया। डॉक्टर ने जानवी का पूरा चेकअप किया। कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जानवी बेहोश इसलिए हुई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लगभग 6-7 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। गर्मी, थकान और पार्टी की भीड़ भाड़ की वजह से चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। ये सुनते ही कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जानवी हैरान और घबराई हुई थी। प्रेग्नेंट? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ जानवी, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। बेटा, अब तुम्हें बहुत आराम करना होगा। गर्मी में पहले भी तुम बहुत परेशान हो रही हो, इसलिए अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हमारे घर में नई मेहमान आने वाली है, बहुत खुशी की बात है। उसके बाद से पूरा परिवार जानवी का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। कुछ दिन के बाद जब जानवी मंदिर जाना चाहती थी तो मम्मी जी, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, मन्नत मांगी है। हाँ बेटा, मंदिर चलेंगे, लेकिन नंगे पैर नहीं, तुम कार में बैठकर जाओगी। लेकिन माँ, मैंने नंगे पैर मन्नत मांगी थी। बेटा, अब तुम्हारी हालत अलग है। गर्मी में धूप में खड़े होने से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। हम ओपन रूफ कार मंगा लेते हैं, तुम उसमें जाना। घर वाली जानवी को धूप में बिल्कुल नहीं जाने देते थे। अगर कभी किचन में वो खाना बनाने लगती और उसे पसीना आने लगता तो मंजुला तुरंत उसे रोक देती। अरे बेटा, किचन में पसीना आ रहा है, निकलो बाहर, तुम्हें अब गर्मी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इसी तरह एक दिन जानवी कमरे में आराम कर रही थी। उसके कमरे का एसी खराब हो गया था। तभी सास मंजुला जब कमरे में आई तो उन्हें गर्मी महसूस हुई। अरे जानवी, तुम्हारे कमरे में इतनी गर्मी क्यों है? एसी खराब हो गया है क्या? जी मम्मी जी, थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं सो गई थी। अरे बेटा, कंपनी का एसी खराब हो गया है, तुम्हें बताना चाहिए था ना। गर्मी में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? उस दिन से परिवार ने जानवी के कमरे में नया एसी लगवाते हैं। भगवान, मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्रेगनेंसी में गर्मी जानवी को बहुत परेशान करने लगी। उसे पहले की तरह गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन अचानक पूरे मोहल्ले में पावर कट हो गया। पूरे घर की लाइट चली गई और गर्मी तेज हो गई। जानवी के कमरे में भी गर्मी बढ़ने लगी। वो बेचैन हो गई, घबराहट होने लगी और उल्टी करने लगी। विक्रम, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उल्टी आ रही है। पूरा परिवार एकदम हड़बड़ा गया। अरे बेटा, क्या हो गया? मम्मी, पावर कट हो गया है, जानवी को गर्मी लग रही है। जनरेटर ऑन कर दो जल्दी, बेचारी इतनी गर्मी में कैसे रहेगी। विक्रम तुरंत एक्शन में आ गया। जनरेटर अभी मंगवाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा। बेटा, इतना इंतजार नहीं कर सकते, जानवी की तबीयत खराब हो रही है। तुरंत इलेक्ट्रिक मैनेजर को फोन करो और अगर जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर साहब से भी बात करो। विक्रम ने तुरंत इलेक्ट्रिक विभाग के सीनियर ऑफिसर को फोन लगाया। अजय ने भी अपने कॉन्टेक्ट से बात की। साहब, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, पूरे मोहल्ले में पावर कट है, हमारी घर में गर्मी बहुत बढ़ गई है, तुरंत पावर रिस्टोर करवाइए। मिनिस्टर से भी बात की गई। सिर्फ 15-20 मिनट में पूरे मोहल्ले की पावर वापस आ गई। उधर घर में विक्रम और अजय ने तुरंत एक बड़ा जनरेटर भी मंगवा लिया था, जो 30 मिनट में आ गया। आज तक किसी ने मेरी परवाह तक नहीं की और यहाँ सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं सच में बहुत लकी हूँ। वहीं एक दिन जानवी बालकनी में बैठी थी। घर की बालकनी में भी खास इंतजाम था। बेटा, ये पर्दा डाल दो, एसी चला दो, आराम से बैठो और बाहर का नजारा भी देख सकती हो। गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। थैंक यू मम्मी जी। एक दिन जानवी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी। इस बार वो सास अंजुला के साथ कार में बैठी थी। कार का एसी फुल स्पीड पर चल रहा था। रास्ते में अचानक जानवी पर सुधा, रमेश और प्रिया की नजर पड़ी। अरे वो जानवी नहीं है क्या? हाँ, वही तो लग रही है, इतनी बड़ी कार में एसी वाली। जानवी और मंजुला कार में बैठकर घर लौट रही थी। तभी सुधा, रमेश और प्रिया ने उनकी लग्जरी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। कार आकर एक बड़े से महल जैसे बंगले के सामने रुकी। जानवी और मंजुला अंदर चली गईं। देखा, ये तो उसी के ससुराल का बंगला है। इतना बड़ा महल। चलो अंदर चलकर पता करते हैं। तीनों अंदर घुस गए। जैसे ही उन्होंने अंदर का नजारा देखा, हर तरफ एसी चल रही थी, ठंडक फैली हुई थी, लग्जरी फर्नीचर, बड़े बड़े कमरे। तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। यहाँ तो हर जगह एसी है, कितनी ठंडक है।
पंडित जी ने तो हमें बताया था कि साधारण परिवार है, ये क्या धोखा है? वो तीनों सीधे पंडित विष्णु शास्त्री के पास गई और उनसे लड़ने लगी। पंडित जी, आपने हमें धोखा दिया। आपने कहा था कि लड़का साधारण परिवार का है, लेकिन ये तो 150 एसी वाला महल है। आपने उस अनाथ की शादी ऐसे अमीर घर में कर दी और हमें कुछ बताया तक नहीं। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि परिवार अच्छा है। जानवी की दादी शांति ने मुझे वचन दिया था कि मैं उनकी पोती को अच्छे घर में ब्याहूं। मैंने सिर्फ वही किया। अरे वो लोग उस अनाथ को राजकुमारी की तरह रख रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। कुछ दिन बाद सुधा, रमेश और प्रिया मेहता परिवार के बंगले पर पहुंच गए। जब उन्होंने बैल बजाई तो पूरा परिवार बाहर आ गया। बहन जी, हमें तो कुछ पता नहीं था। पंडित जी ने हमें बताया ही नहीं कि हमारी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। हम तो सोचते थे कि इसके असली माँ बाप मिल गए हैं। हम तो अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखना चाहते थे, उसके कन्यादान का पूरा अधिकार चाहते थे। अब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जानवी अब हमारी बेटी और बहू है। हम गलती मानते हैं, हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी भाग्यवान है। तभी दादी सास कमला आगे आई। जानवी की असली दादी शांति देवी ने ही पंडित जी को सब कुछ बताया था। उन्होंने मुझे भी बताया था कि जानवी को इस नर्क से निकालना है। हमने जानवी को सिर्फ इसलिए इतना प्यार दिया क्योंकि वो इस लायक है। तो अब क्या करें? हमें तो हमारी बेटी से मिलना है। समझ रही हूँ। बताओ तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? सुधा, रमेश और प्रिया का असली चेहरा सामने आ गया था। जानवी ऊपर बालकनी से सब कुछ देख रही थी। अब बहन जी, हमने इसे पाला पोसा है। ये तो लावारिस थी, हमने इसे महारानी बनाकर रखा था। अगर हम इसे नहीं पालते तो अब तक इसका क्या हाल होता? अगर हम ना होते तो ये आज गंदी नाली का कीड़ा बनकर पड़ी होती। ये सुनते ही मंजुला का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ी और सुधा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप! एक शब्द और अपनी जुबान पर मेरी बहू का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। आज के बाद मेरी बहू को देखने की भी हिम्मत मत करना। जानवी बालकनी से सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मंजुला ऊपर आई और जानवी को जोर से गले लगा लिया। रो मत बेटा, अब तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी अचानक जानवी को तेज लेबर पेन शुरू हो गया। मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है। जानवी, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी कार निकालो। पूरी फैमिली हड़बड़ा गई। जानवी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ घंटों बाद उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद जब जानवी और बेबी घर आई तो पूरा परिवार बेटे को राजकुमार की तरह सजाकर रख रहा था। हमारी बहू को तो हमने राजकुमारी बनाकर रखा था, अब इसके बेटे को भी राजकुमार बनाकर रखेंगे ना। हमारे घर का चिराग है ये। जानवी बेड पर लेटी हुई सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जिसके मायके में सिर्फ एक एसी था और वो भी मुझे कभी नहीं मिलता था, आज मुझे 150 एसी वाला ससुराल मिला। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी।